Assalamualaikum, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स फ़िज़िक्स क्लास है ये। और इसमें अभी जो हमारा टॉपिक है आइसोलेटेड सिस्टम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या चीज़ होती है अभी इसको हम समझेंगे। इससे पहले हमने मोमेंटम और फोर्स के हवाले से कुछ इक्वेशंस डिराइव किए थे कि जो फोर्स होता है उसको आप इन टर्म ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं, और यही फार्मूला जो है ये हमारे लिए इसी टॉपिक में बेस बनेगा। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? आइसोलेटेड को अगर हम उर्दू से देखते हैं तो एक अलहदा निज़ाम को कहते हैं। ठीक है, एक अलहदा निज़ाम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या मतलब होता है? एक ऐसा सिस्टम जो जिसके अंदर अगर पार्टिकल हो भी, ठीक है, यानी इसके अंदर पार्टिकल्स हो तो वो सिर्फ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बाहर दुनिया के साथ, उसकी जो सराउंडिंग वर्ल्ड है, ठीक है, इसके साथ इसकी जो ताल्लुक़ होती है वो नहीं होती। बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो है इसमें अमल दखल नहीं रहता। ठीक है, एक्सटर्नल चेंजेस जो भी हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, ये सब चीज़ें इस सिस्टम पर असरअंदाज नहीं होती। ठीक है, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल दबाव वगैरह नहीं होता, और इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसका अपने साथ जो है सिर्फ इंटरेक्शन काउंटेबल होता है, बाहर नहीं होता। तो इस किस्म के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में अगर आप देखते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू होती है तो वो इसमें ज़ीरो होती है, यानी नो एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स ही ना हो, याद रखें, जब भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, यानी एक्सटर्नल नेट फोर्स भी आप कह सकते हो, नो एक्सटर्नल फोर्स या नो एक्सटर्नल नेट फोर्स, ये दोनों ठीक है। तो फिर ये जो ऊपर का जो इक्वेशन है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इक्वल टू एफ़, तो एफ़ जो है वो हमारे पास एक्सटर्नली ज़ीरो न्यूटन है। तो इसमें आप टाइम को ज़ीरो तो नहीं ले सकते, तो टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो इंटू टाइम हो जाएगा, तो आपके पास जो डेल्टा पी बचेगा वो ज़ीरो के बराबर आएगा। और आपको पता है कि पी एफ़ माइनस पी आई ये डेल्टा पी के बराबर होता है, और इसको अगर हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं पी माइनस पी आई को, तो ये प्लस पी आई बन जाएगा। तो इस रिज़ल्ट से आपने ये नतीजा अहास किया, अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर ज़ीरो हो तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होता है और फाइनल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो सेम रहता है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पार्टिकल दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, दूसरा तीसरा, तीसरे चौथे के साथ, और इस तरह लातादाद पार्टिकल्स एक दूसरे का साथ जो है वो इंटरेक्शन करते हैं। एक दूसरे की जो इंडिविजुअल जो इनफरादी मोमेंटम होती है वो तो चेंज होती है, लेकिन सिस्टम की जो टोटल मोमेंटम होती है वो जो है अनचेंज रहती है। और यही जो है आइसोलेटेड सिस्टम में जो है ये मोमेंटम कंजर्व होती है। कंजर्व का मतलब क्या है? कंजर्व का जो आप साइंस में पढ़ोगे तो कंजर्व मीन बका, यानी ये बाकी रहता है, बका, कानून बकाए मोमेंटम, इसको आप उर्दू में कह सकते हैं, कानून बकाए मोमेंटम। यानी मोमेंटम को आप ना पैदा कर सकते हैं और ना फना कर सकते हैं अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम में हैं। इसको आप इसी तरह कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, कि आप मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो फिर जो है सिस्टम की जो मोमेंटम होती है वो अनचेंज रहती है। अभी इसको हम एक फ़ाइन एग्जांपल से देखेंगे कि कानून बकाए मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम में किस तरह होता है। पहले तो हम देखेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम होता है वो किस तरह होता है, फिर उसके बाद हम कानून बकाए मोमेंटम की तरफ भी जाएंगे। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, जो कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल उसका ताल्लुक़ नहीं है। एक्सटर्नल जो इस पर फोर्सेस है वो नो एक्सटर्नल फोर्सेस है इस पर, या नो एक्सटर्नल
प्रेशर टेम्परेचर चेंज इसके अंदर है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे ही कहते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया से उसका जो निज़ाम हो वो कट हो। तो आइसोलेटेड सिस्टम रियल लाइफ में बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो है चैम्बर आप बनाते हो वो भी जो है सिस्टम का हिस्सा होता है, तो इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। बट फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ कंसिडर करेंगे ताकि जो है सिस्टम के अंदर हम रहकर मोमेंटम को फाइंड आउट कर सके कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होता है उसके अंदर जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं उससे पहले और उसके बाद इसकी मोमेंटम की क्या जो है सिचुएशन होती है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल्स है ए और बी, और ए का जो मास है उसको आप m1 और जो बी का है उसको m2 आप कंसिडर कर ले। तो जो बिफोर कोलिजन अभी पार्टिकल टकराए नहीं है तो इसकी अपनी वेलोसिटी v1 और v2 है, ठीक है, और इनके अपने मासेस है m1 और m2। जब ये एक दूसरे से टकराते नहीं हैं उस वक्त भी इसकी अलग अलग इंडिविजुअल मोमेंटम जो होती है उसको हम पी ए और पी बी का नाम देंगे। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पी ए का मोमेंटम है वो होगा m1 और v1, और यहाँ पर जो पी बी का जो होगा वो m2 और v2 आप कंसिडर कर सकते हैं। ये इसकी इंडिविजुअल मोमेंटम है। तो अब यहाँ हम जो है इसकी जो टोटल मोमेंटम है उसको हम डिस्कस करेंगे कि जो बिफोर कोलिजन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बिफोर कोलिजन सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम था, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ये हमारा जो है यहाँ पर एक हम इसको टॉपिक का नाम दे सकते हैं, या इसको हम इनिशियल मोमेंटम का नाम देंगे पी आई, यानी ये टोटल मोमेंटम है, ठीक है, सिस्टम का टोटल मोमेंटम, यानी जिसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है कोलिजन से पहले उन तमाम की इंडिविजुअल जो मोमेंटम्स हैं वो सारे हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड करके लिखेंगे। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप तीर का निशान ज़रूर लगाए। पी ए प्लस पी बी, हर पार्टिकल की अलग सी मोमेंटम आप यहाँ पर लिखोगे, और यहाँ पर अगर आपके पास थर्ड और फोर्थ पार्टिकल होता तो वो भी हम यहाँ ऐड कर देते। तो अभी जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम बनेगी उसकी जो वैल्यू है पी ए की वो हमारे पास है m1 v1 प्लस, और पी बी की जो वैल्यू है वो m2 v2 बन रही है। तो ये हमारे पास जो सिस्टम की जो इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे क्योंकि ये बाद में हमारे काम आने वाला है। तो ये तो हमारे पास एक जो मोमेंटम की वैल्यू है वो आ गई है, और यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, टकराने के बाद ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये स्मॉल टाइम के लिए एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा देते हैं, यानी ये इस पर लगा देता है ये इस पर, और ये दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको नाम दें कि ये ए पार्टिकल जो है ये एफ ए बी फोर्स लगाता है पार्टिकल पर, ठीक है, पार्टिकल बी पर, तो पार्टिकल बी भी इसी तरह का फोर्स एफ बी ए लगाएगा पार्टिकल ए पर। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन नेगेटिव साइन से पता चलता है कि ये फोर्सेस जो है ये एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन है। जब ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, देखिए एक्सटर्नल फोर्स हमने ज़ीरो लगाया है, लेकिन जब ये आपस में टकराते हैं तो इसकी जो इंटरनल फोर्स है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के साथ वो यहाँ पर कैलकुलेट ही होगी, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होंगे। अब यहाँ पर जब टकराते हैं तो ये एक दूसरे की वेलोसिटीज़ को चेंज करते हैं। चलो इसकी जो वेलोसिटी थी वो v1 से u1 और इसकी जो वेलोसिटी v2 थी u2 में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पर पी ए की जो मोमेंटम है उसको हम प्राइम नाम देंगे और ये m1 u1 बन गई, और इसी तरह इसकी जो मोमेंटम थी तो पी बी प्राइम बनाएंगे, इसको m2 u2 का नाम देंगे, ठीक है। तो अब जो हम देखेंगे आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसको हम पी एफ का नाम देंगे, ठीक है, ये हमारे पास पी एफ बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप पी एफ लेते हैं तो फिर
सिस्टम में टकराने के बाद, इस कोलिजन के बाद जो रिज़ल्ट पैदा होता है उसको हम एक्सप्लोजन भी कहते हैं, क्योंकि एक्सप्लोजन में चीज़ें एक दूसरे से जो है ना, पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर भागती है। अब अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर फाइनल मोमेंटम हम कंसिडर करेंगे तो प्राइम के शक्ल में लेंगे। प्राइम यहाँ पर सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास जो मोमेंटम बन रही है पी ए और पी बी की आफ्टर कोलिजन, तो ये उसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास जो पी एफ की वैल्यू है वो यहाँ पर पी ए की जो वैल्यू है वो होगी M1U1। आप इसके ऊपर तीर का निशान डाल सकते हैं, बट अगर नहीं डालते तो कोई भी इशू नहीं है, ये पहले से हमें अंडरस्टूड है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, ठीक है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर जो ज़रूरी टर्म है वो ये है कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन जो रिज़ल्ट बनता है, एट द टाइम ऑफ कोलिजन टकराव के दौरान क्या रिज़ल्ट बन रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर बहुत ही अहम है। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक पार्टिकल ए जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, पार्टिकल बी पर, वो एग्जैक्टली सेम होगा पार्टिकल बी का जो फोर्स है ए पर, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो इसके लिए हमने नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब अगर आप फोर्स को अगर आप देखें तो हम उसको लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हम इस फोर्स को मोमेंटम की शक्ल में ले जाएंगे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, क्योंकि स्मॉल टाइम के लिए ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर इसके लिए ए बी लगाएंगे, यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए ड्यू टू बी, और यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा पी और डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखेंगे कि बी ए, ठीक है, यानी मोमेंटम में जो चेंज आया है पार्टिकल बी का ड्यू टू पार्टिकल ए, तो इसको भी हमने इधर लिख दिया। अब चेंज इन मोमेंटम को अगर आप देखते हैं, ठीक है, यानी पार्टिकल ए को अगर हम यहाँ, ये पार्टिकल ए की बात हो रही है, ठीक है, हमने ये कहा है कि पार्टिकल ए के मोमेंटम में जो चेंजेस आई है, तो पहले तो ये देखें कि दोनों के लिए टाइम सेम है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको ए लिखेंगे, और हम यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए ये लिखेंगे कि ये बी है। तो ये दोनों की जो मोमेंटम में चेंज आई गई है, ये अब हम ए की जो चेंज इन मोमेंटम है वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो पहले मोमेंटम थी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो ए की जो फाइनल मोमेंटम है वो है M1U1, और इसकी जो माइनस जो है इनिशियल मोमेंटम थी, ठीक है, फाइनल से, ठीक है। अगर हम इसको और भी आसानी के साथ लेके चलो, इसको इस तरह लिख देते हैं कि जो इसकी फाइनल मोमेंटम थी पी ए प्राइम, और इससे इसकी जो इनिशियल मोमेंटम थी पी ए वो निकाल दे, ठीक है। और इस तरह माइनस का साइन इधर लगाएंगे, और यहाँ पर बनेगा पी प्राइम बी, ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बी पार्टिकल माइनस पी बी, यानी जो बी पार्टिकल की इनिशियल मोमेंटम थी वो भी आपने लगा ली। अगर इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पर पी प्राइम ए माइनस पी ए आ जाएगा, और ये माइनस इन दोनों को जो है वो इम्पैक्ट करेगा। तो पी बी जो माइनस ये प्राइम वाला टर्म है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास बन गया पी बी, ठीक है। तो इस तरह इसको भी आप जो है इसको अभी हम सॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब लास्ट जो हमारे पास ये रिज़ल्ट बना था, ठीक है, लास्ट पेज पर कि यहाँ पर ये प्राइम है, और यहाँ पर ये माइनस पी बी प्राइम प्लस पी ए प्राइम, सॉरी पी बी था ये, ठीक है। अब इस रिज़ल्ट में अगर आप इस पार्टिकल को देखते हैं, ठीक है, तो इसकी जो मोमेंटम्स थी पी ए प्राइम हमने लिया था कि ये है M1U1, ठीक है, ये U1 था,
और माइनस ये बनेगा m1 v1, ठीक है। और इसी तरह ये जो था तो ये m2 u2 बना था, ठीक है, माइनस के साथ, प्लस ये था m2 v2, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देखा था क्योंकि ये जो है pa की वैल्यू ये यहाँ पर ये pa और ये pa प्राइम था, ठीक है। तो ये m1 आप कंसिडर कर सकते हैं इधर पर, ठीक है। ये m1 था तो इसकी वेलोसिटी हमने यहाँ लिख दी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो नेगेटिव वाले टर्म्स है इसको इंटरचेंज करते हैं। तो ये इक्वेशन के इस साइड और उस साइड जब जाएंगे तो क्या करेगा, ये जो है माइनस जो है इसके प्लस हो जाएंगे। तो अपनी जगह m1 u1 को रख के और ये माइनस जो है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये m2 u2 बन जाएगा। और इसी तरह अगर ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस m1 v1 और या ये m2 v2 बन जाएगा। अब अगर आप अपने पिछले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट था जो कि हम जो है अभी यहाँ पर यूज़ करेंगे m1 u1 और ये सारा टर्म जो है इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, ठीक है, ये अब यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे इधर, ठीक है, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 और एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके पास इस टर्म का जो आएगा वो है pi और इसका जो आएगा वो है pf। तो मतलब ये है कि अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है, चाहे जितने भी पार्टिकल्स हो, एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर क्या होता है, नहीं होता, नो एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो उसकी जो इंडिविजुअल मोमेंटम होती है वो तो चेंज होती रहती है। यहाँ हमने देख लिया कि ये चेंज हो रही है, लेकिन जो सिस्टम की टोटल मोमेंटम है वो जो है वो अनचेंज है, ठीक है। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो अनचेंज है, ऑफ द सिस्टम अनचेंज। और अनचेंज के लिए हम लिखते हैं, हम साइंस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि मोमेंटम जो है कंजर्व हो गई है, ठीक है, मोमेंटम रिमेन कंजर्व, रिमेन्स कंजर्व। इसका मतलब ये है कि अगर एक सिस्टम पर एक्सटर्नल चेंजेस बंद किए जाए, यानी ना हो, नो टेम्परेचर चेंज, नो प्रेशर, नो फोर्सेस, नो एंगुलर मोमेंटम्स एट्सेट्रा, तो फिर नो लीनियर मोमेंटम, सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग थलग हो बाहर की दुनिया से, तो उस सिस्टम की जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम होगी वो क्या होगी, वो जो है हमेशा सेम रहेगी। और यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। और आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा जो है पार्टिकल्स की जो टोटल मोमेंटम होती है वो कंजर्व्ड रहती है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन और परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।